जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डायरेक्शन। रेस्ट ऑफ द आंसर की जो हमने एनडीए के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, जिनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। उसका पहला ही क्वेश्चन है 78। ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, जो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन इज करेक्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन की थोड़ी बहुत अगर डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी की पढूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वायलेंट होते हैं, वायलेंट स्टॉर्म ओरिजिनेट करते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में मूव करते हैं, यानी कि 20 से 30 या फिर उससे बिलो वाले एरिया में ये आपको देखने को मिलते हैं। उससे ऊपर क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दीज आर नोन एज दी टेम्परेट साइक्लोन। ये कोस्टल एरिया पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाते हैं बिकॉज हैवी विंड्स के चलते, और बहुत ज्यादा रेनफॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। जबकि टेम्परेट साइक्लोन में आपको फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। उनके ऊपर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको बाद में डिस्कस करते हैं। एंड दीज आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशियन, हरिकेन्स इन द अटलांटिक, टाइफून इन द वेस्टर्न पैसिफिक, और साउथ चाइना सी और विली विली। साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स बोला जाता है इनको, और विली विली इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन, जैसे अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को सीधा सीधा देखूं तो यहाँ पर ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक की बात की है कि वहां पर टाइफून बोला जाता है, जबकि यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है कि भाई टाइफून्स बोला जाता है इन द वेस्टर्न पैसिफिक में, यानी कि जो चाइना वाला इलाका है, जो जापान वाला इलाका है, वहां पर टाइफून बोला जाता है। जबकि यहाँ पर सीधा टर्म दे रखी है नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, जबकि इट इज द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सीधे सीधे वैसे ही खत्म हो जाती है, तो दीज स्टेटमेंट आर रॉन्ग। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट अगर मैं देखूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशियन आर कॉल्ड साइक्लोन्स। ऑब्वियसली इंडिया में और साउथ पैसिफिक ओशियन में उनको क्या बोला जाता है? साइक्लोन बोला जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। दीज स्टॉर्म डेवलप ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम के दौरान ये होते हैं इन एवरी ट्रॉपिकल ओशियन। केवल अगर छोड़ दिया जाए साउथ अटलांटिक को और ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं साउथ अटलांटिक की बात करूं, इट इज इक्वेटर। यहाँ से साउथ अटलांटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राजील वाला इलाका, जो साउथ अटलांटिक का है, और इधर आपको मिलेगा अफ्रीका वाला रीजन। तो इस वाले रीजन में आपको जनरली कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन। अगर मैं पैसिफिक ओशियन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से रसिया का कामचटका पेनिनसुला से जापान और इधर चाइना वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज द वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक। अगर मैं इधर वाले पार्ट की बात करूं तो दिस इज द ईस्टर्न पैसिफिक, जो यहाँ पर अलास्का वाला आपको रीजन देखने को मिलता है। यहीं पर आपको ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाला पार्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर नॉर्मल कर आपको, सॉरी, जो अगर मैं साउथ ईस्टर्न पैसिफिक की बात करूं तो ये इसी वाले इलाके की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं पेरू और इक्वाडोर वाले इलाके की। दिस इज द वेस्टर्न फ्लैंक एंड दिस इज द ईस्टर्न फ्लैंक, जहां पर आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी जनरली कोई भी साइक्लोन्स नहीं आते। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं 79 क्वेश्चन की बात करूं कि भाई बायोम, आइडेंटिफाई द लैंड बायोम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, इनके आधार पर हमको बताना है कि कौन से वाले फॉरेस्ट हैं ये। तो पहला दिया हुआ है, देयर क्लाइमेटिक क्लाइमेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल होती है भाई, वहां पर टेम्परेचर भी वेरी करता है फ्रॉम कोल्ड टू माइल्ड। अगर मैं हैवी रेनफॉल की बात करूं तो यहाँ से आप ट्रॉपिकल भी चूज करोगे और टेम्परेट भी चूज करोगे, क्योंकि हैवी रेनफॉल वहीं देखने को मिलती है। लेकिन टेम्परेचर आपको अगर मैं बताऊं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में थोड़ा टेम्परेचर हाई मिलता है, हाई टेम्परेचर होता है, हवा ऊपर उठती है, वहां पे क्लाउड्स बनाती है, और क्लाउड्स बनाने के बाद बारिश करती है, जिसकी वजह से वहां पर जो हाई रेनफॉल होती है उसकी वजह से वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलती। क्लियर? उसके बाद तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं यहाँ से खत्म हो जाता है ऑप्शन। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि वहां पर जो पेड़ पाए जाते हैं, जो वहां पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, दीज आर सिट्रस टाइप। ठीक है ना?
तो यहाँ पर आप ट्रीज देख पाओगे, मैपल, ओक, हिकोरी, बीच वुड, तो यहाँ से भी इसको हम गलत कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, इनको हम और डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है फ्रॉम कोल्ड टू माइल्ड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है। और बोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं, बोरियल फॉरेस्ट वो होते हैं जो दोस्तों आपको टुंड्रा और टैगा रीजन में देखने को मिलते हैं, यानी कि इनको बोल सकते हैं हम माउंटेनियस रीजन में जो ट्रीज देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि बोरियल की, तो उसमें कॉनीफेरस ट्री मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बचता है, अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो टेम्परेट साइक्लोन होगा। अगर मैं यहाँ पर इसके सोर्स की बात करूं तो इसका सोर्स एक वेबसाइट से लिया हुआ है मैंने। टेम्परेट फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड विद इन द फॉलोइंग हैबिटेट हियरार्की: बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेस्ट बायोम एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है बिटवीन दी कोल्ड टू माइल्ड, -30 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रिसीव हैवी रेनफॉल 75 टू 150 सेंटीमीटर, ऑल्दो ट्रॉपिकल साइक्लोन में 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है दोस्तों। एज वेल हैबिटेट्स की अगर हम बात करें, मॉसेज, हर्ब्स एंड मशरूम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके ट्रीज की अगर हम बात करें, ओक, बीच वुड, चेरी, मैपल, हिकोरी, एंड दीज all trees have given in this particular question. So the option should be temperate forest instead of tropical forest. उसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बरखांस इज आर करेक्ट। नॉर्मली जो बरखांस होते हैं, दीज फॉर्म्स इन द डेजर्ट एरिया, और डेजर्ट एरिया में जब विंड्स चलती हैं तो उनकी डायरेक्शन में जो भी, अगर आपको वहाँ पे डस्ट पड़ी मिलती है जैसे डेजर्ट में, तो वहाँ पे इस तरीके के बरखांस देखने को मिलते हैं। लेकिन बरखांस भी टू टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मली ये दोनों ही क्रिसेंट शेप होते हैं बरखांस, इनके पॉइंटेड विंग्स होते हैं, क्रिसेंट शेप होते हैं। लेकिन इनमें अंतर होता है पैराबोलिक ड्यून्स में और बरकांस में। दोनों ही टाइप के ड्यून्स ऑब्वियसली क्रिसेंट शेप होते हैं, दोनों ही टाइप के ड्यून्स में विंग्स मिलती है, और जहाँ पे विंग्स नहीं होती उनको नॉर्मली सीफ बोला जाता है। ठीक है ना। अब दोनों ही तरीके के बरखांस मिलते हैं, बरखांस और आपके पैराबोलिक ड्यून्स। बस अंतर इतना होता है कि जो पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं वो विंडवार्ड साइड में होते हैं, मतलब जिस तरफ से विंड आती है उसी साइड में बनते हैं। जबकि जो बरकांस होते हैं, जिधर से विंड आती है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बरकांस एंड विद द पॉइंट्स एंड विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। जिस तरह विंड की डायरेक्शन होगी उससे डिफरेंट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। From where the wind direction is constant and moderate, where the original surface over with sand moving is almost uniform. और पैराबोलिक डून्स में क्या होता है, फॉर व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन, उसके साथ साथ बरकांस के तरह ही बनते हैं, लेकिन उनसे क्या होते हैं, वो रिवर्स होते हैं, यानी कि विंड की ही डायरेक्शन में होते हैं, विद द विंड डायरेक्शन बीइंग द सेम। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, इट इज अ क्रिसेंट शेप माउंट ऑफ सैंड विच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन अ डेजर्ट। इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। यहाँ पर उन्होंने विंड्स के साथ कोई भी ऐसी छेड़छाड़ नहीं की है कि कौन सी अपोजिट साइड में चल रही है या फिर किस तरीके से चल रही है। उन्होंने सिंपल बोला है कि डिपॉजिट होता है बिकॉज ऑफ विंड की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहां पर एक डायरेक्शन में विंड चलती रहती है, वेयर द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो इस स्टेटमेंट को उठा के दिया है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। विंडवर्ड साइड हैज अ कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप विद अ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। ऑब्वियसली सेंटर पर इन दोनों की ही मैक्सिमम हाइट मिलेगी। बस अंतर इतना आता है कि ये विंडवर्ड साइड के विंडवर्ड साइड हैज ए कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप, जिधर से विंड आ रही है उधर कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप मिलेगी। लेकिन ये कौन सा था, ये तो था भाई पैराबोलिक ड्यून्स, जहां पर कॉनकेव शेप बन रही थी, इट इज अ कॉनकेव शेप। जबकि यहाँ पर कौन सी बन रही है भाई, कॉन्वेक्स शेप बन रही है। क्लियर, इतना तो जानते होंगे आप, ये कॉनकेव शेप है और ये कॉन्वेक्स शेप है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट में बोल रहा है विंडवार्ड साइड हैज ए कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा।
थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं कि द एंड्स ऑफ द वर्कांस आर कॉल्ड हॉर्न्स। इनको दोस्तों हॉर्न्स भी बोला जाता है, इनको पॉइंट्स भी बोला जाता है, इनको विंग्स भी बोला जाता है। सीडीएस इसी चीज को हॉर्न्स देकर बोल चुका है इन द प्रीवियस पेपर। एंड पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोस, ऑब्वियसली हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉइंट्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं फ्रॉम द विंड ब्लो। सो ऑल द स्टेटमेंट आर सेटिस्फाइड विद दिस क्वेश्चन, सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Come to the next question. Which of the following statement regarding the regular soil is are correct? Regular soil से कौन सा related statement है जो correct है? Regular soil, पहली बात आपको इतना पता होना चाहिए, regular soil is also known as black cotton soil because यहाँ पर extremely cotton की agriculture की जाती है और साथ साथ ये black color की होती है, that is why it is known as the black soil। और mostly कहाँ मिलेगी आपको? डेक्कन प्लेटू में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, इट इज ए लाइट कलर्ड। लाइट कलर्ड नहीं होती भाई, क्लेई होती है, ऑब्वियसली फर्टाइल होती है, लेकिन लाइट कलर्ड नहीं होती। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज ए डेवलप ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। इट इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ये पाई जाती है डेक्कन बेसाल्टिक लावा। अब ये चीज क्या बोल रहा है डेक्कन बेसाल्टिक लावा, बिकॉज सिविल सर्विस 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉयल फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक फिशर। एक्चुअली आप जब एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर आपको सेकंड फोर्थ चैप्टर में जहां पर प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई गई है, वहां पर किस तरीके से इंडिया की प्लेट मूवमेंट कर रही थी और 50 मिलियन ईयर अगो उस टाइम पे जब कोलाइड होने वाली थी विद द यूरेशियन प्लेट, इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उस टाइम पर कहीं ना कहीं जो डेक्कन प्लेटू है वहां पर क्या होता है दोस्तों, वॉल्केनिक इरप्शन होने लगते हैं और वॉल्केनिक इरप्शन के चलते वहां पर जो सॉइल बनती है वो कौन सी बनती है? ब्लैक सॉइल। Clear? That is why it is also known as the volcanic fissure soil. So this statement is also correct. Cotton is extremely cultivated in this soil. Absolutely right, because it is also known as the black cotton soil. Because यहाँ पर fertile होती है और cotton बहुत ज़्यादा extremely cultivate की जाती है. So statement 2 and 3 is correct. So option B will be the correct answer for this question. Come to the next question. Which of the following statement regarding the cloud is are correct? सो क्लाउड्स को नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, एक तो हाइट के बेसिस पर पढ़ते हैं, एक उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पर पढ़ते हैं। जब इनकी हाइट और फॉर्मेशन के बेसिस पर पढ़ते हैं तो आपको 4 टाइप्स के क्लाउड देखने को मिलते हैं। नॉर्मल सिरस क्लाउड, दैट इज द हाईएस्ट, 13,000 के अप्रोक्स इनकी हाइट देखने को मिलती है। और कैसे मिलते हैं ये? फीदरी अपीयरेंस में मिलते हैं, फीदरी अपीयरेंस। उसके बाद मिलते हैं आपके स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस मतलब नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्राटा, स्ट्राटा मींस लेयर की फॉर्म्स में मिलते हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़े नीचे होते हैं। दूसरे उससे तीसरे टाइप के होते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस मतलब कॉटन शेप के होते हैं, एनविल टॉप होता है उनका, और कॉलीफ्लावर शेप भी देखने को मिलते हैं, इनकी हाइट थोड़ी और कम होती है। लास्ट आपको देखने को मिलते हैं निम्बस। निम्बस मीन्स जो रेनफॉल अगर होती है जिनकी वजह से डार्क क्लाउड होते हैं और ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिफरेंट पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि हाइट और फॉर्मेशन के बेसिस पर और डिटेल में पूछने की कोशिश की है। तो इस टाइप पर हाइट के बेसिस पर 3 टाइप से बांटा जाता है, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स और लो क्लाउड्स। 3 टाइप्स के क्लाउड देखने को मिलते हैं। तो यही उन्होंने कहा है कि क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड और देयर फॉर्मेशन। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो। एब्सोल्युटली राइट। After that, stratus, nimbostratus and stratocumulus are the high cloud. हाई क्लाउड की कैटेगरी में आपको सिरस से रिलेटेड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, लाइक सिरस क्लाउड, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस, नॉट निम्बोस्ट्रेटस एंड द स्ट्रेटोक्यूमुलस, बिकॉज स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस आर द लो क्लाउड्स। So statement third will be the wrong and option B will be the correct on the basis of these facts. Come to the next question. This is regarding the fronts. As I have earlier said to you that temperate जो cyclone होते हैं दोस्तों, temperate cyclone form होते हैं due to front system. Actually में कुछ एक होमोजीनियस टाइप का एक एयर सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं किसी भी एक
एनवायरमेंट के ऊपर, किसी भी लैंड सिस्टम के ऊपर, किसी भी सी सिस्टम के ऊपर, मैरीटाइम सिस्टम के ऊपर आपको देखने को मिलता है। दिस कैन बी कोल्ड, अगर कोल्ड है तो वहां पर कोल्ड एयर, वेदर जो होगा वो कोल्ड होगा। अगर वहां पर वार्म फ्रंट है तो वहां पर ऑब्वियसली कैसा वो होगा, जो अगर वहां का वेदर होगा वो कैसा होगा, वार्म होगा। वार्म जो फ्रंट होते हैं वो नॉर्मल करके लाइट होते हैं, और जो कोल्डर होते हैं दीज आर दी डेंसर। होता क्या है, जो वार्म फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट ऑब्वियसली थोड़े फास्ट मूव करते हैं, और धीरे धीरे वो अप होने लगते हैं, अप होने लगते हैं, जैसे जैसे वो वार्म होते चलते हैं वो भी लाइट होते जाते हैं, और एक टाइम पर आके वार्म फ्रंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, ओवर साइड कर जाते हैं, और कंप्लीटली जो साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन, वो डिसिपेट कर जाता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। और उसी में टेम्परेट साइक्लोन में ये कोल्ड जो फ्रंट होते हैं उनकी बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट क्या होती है, रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आपको मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेट साइक्लोन एसोसिएट होते हैं विद द हाई प्रेशर सिस्टम। और हाई प्रेशर सिस्टम कब क्रिएट होगा, जब वहां पर कोल्ड रीजन होगा, तभी आपको टेम्परेट रीजन में हमेशा कोल्ड कोल्ड वेदर मिलेगा। वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहां पर क्या बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में आप थंडर स्टॉर्म्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो हरिकेन्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन टॉर्नेडोज, जो नॉर्मली सदर्न अमेरिका को, सदर्न ईस्टर्न अमेरिका को, जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं उनको हिट करते हैं। चलो स्टेटमेंट पर देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए फ्रंट क्लोज causes a slow change in a weather in an area over which it moves. एक्चुअली दीज जब जब जहां पर भी जो मूवमेंट होगी फ्रंट्स की, वहां पर धीरे धीरे वेदर क्या होने लगेगा, चेंज होने लगता है। एब्सोल्युटली राइट। कोल्ड फ्रंट आर एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज कोल्ड फ्रंट जहाँ पे होगा हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहां पर थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडोज आते हैं। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, वार्म फ्रंट इज अ बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर वेयर इट इज ओवरराइडिंग एंड राइजिंग अबव ए मास ऑफ कोल्डर एयर। बिकॉज जो वार्म फ्रंट होता है वो बहुत ज्यादा हल्का होता है, और कोल्ड फ्रंट हैवी होने की वजह से जो वार्म फ्रंट है वो ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर वहां पर ओवरराइड कर देता है। क्लियर हुआ? सो दैट इज वाई आई थिंक एब्सोल्युटली all the statements should be correct. Rest is depend on the UPSC. From my side, I think 1, 2, 3 should be the appropriate answer for this question. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक और सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th से जो चैप्टर नंबर 10th है, प्रेशर सिस्टम, वहां से लगातार 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो साइक्लोन वाला, एक और साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन था जहां पर लोकेशंस की बात की थी, एक और देखने को मिला जहां पर फ्रंटल सिस्टम की बात की गई। उसके अलावा सॉइल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पहला कॉटन सॉइल और दूसरा ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पहला स्टेटमेंट है सॉइल हैविंग ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7 आर एल्केलाइन सॉइल। नॉर्मली सॉइल में जब हम इरिगेशन करते हैं तो दी सॉइल बिकम एसिडिक, और जब वो एसिडिक बन बन जाती है, मतलब वहां पर सैलिनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनको एल्कलाइन करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है भाई, जिप्सम डालना पड़ता है। और जिप्सम डालते हैं, साथ में एनपीके भी यूज करते हैं। एनपीके मींस सोडियम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, जिसे हम यूरिया भी बोला जाता है। तो नॉर्मली उनको क्या किया जाता है, फिर एल्कलाइन किया जाता है। सो सोडियम एंड कैल्शियम इज यूज्ड फॉर एल्कलाइन करने के लिए सॉइल को। और उनका पीएच भी मोर देन 7 होता है, क्योंकि 7 से अगर ज्यादा होगा तो वो एल्कलाइन की श्रेणी में आती है, यानी कि बेसिस होती है। First statement, on the basis of facts, this is correct. Black cotton soil had developed on the Deccan basaltic lava under hot and humid conditions. The same statement has given the earlier question also. Come to the third statement, the laterite soil are characterized by a deep weathered layer from which silica has been leached. Laterite soil normally कैसे रंग की होती है, येलो एंड रेडिश कलर की होती है। जब वहां पर बारिश होती है तो लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब सिलिकनाइजेशन होने लगता है, सिलिका बाहर निकलने लगता है, लाइम लीच्ड अवे होने लगता है, उससे दूर हटने लगता है, मतलब वहां पे एक दलदल स्वाम्पी सिचुएशन बन जाती है।
और धीरे धीरे उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के जो कंटेंट है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें रेड कलर देखने को मिलता है रेड सॉइल में और लेटराइट सॉइल। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू दिस क्वेश्चन, नॉर्मली आपने इस क्वेश्चन को देखते ही शायद कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया होगा कि भाई किसको पता है आर्टिकल 191 क्यों करें, इसको हटाते हैं। लेकिन जनरली ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था दोस्तों। अगर ये आपको नहीं भी पता होता तो किस तरीके से आप कर सकते थे। अंडर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज for being a member of legislative assembly and legislative council for a state if a person holds any office of profit under the government of India and state government। ये बात कर रहा है कि 191 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए की पोस्ट से उसको हटाया जा सकता है अगर वो किसी भी ऑफिस को, प्रॉफिट ऑफिस को होल्ड करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इट शुड बी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी अगर ऑफिस होल्ड करता है तो उसको क्या कर देते हैं, डिबार्ड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो यूनियन की अगर ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से हटाएंगे, नॉट फ्रॉम दी लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो स्टेट की होल्ड कर रहा है तो उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से हटाएंगे, लेकिन यूनियन से नहीं हटाएंगे। दिस टाइप ऑफ रूल इज नॉट हेयर। यहाँ पर कोई भी तरीके का हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, ऑब्वियसली दिस शुड बी लॉजिकली इन योर माइंड। ये लॉजिकली होना चाहिए था आपके माइंड में कि दोनों ही होंगे इसके आंसर, ठीक है ना, बोथ 1 and 2। यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हो, दिस इज फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, दैट इज द रेफरेंस बुक फॉर द पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड बीइंग चूजन फॉर ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बात की गई, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर सेम चीज दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Come to the next question, 121. Which one of the following statement regarding the objectives of the second 5-year plan is not correct? Not correct चूज करना है। सेकंड 5-year प्लान दोस्तों जनरली इट वाज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर जो मेन आपके आदमी निकल के आते हैं वो थे महालनोबिस। ही वाज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। उससे पहले एग्रीकल्चर पर था डिपेंडेंट, है ना, फर्स्ट 5-year प्लान्स में। वहां पर कौन आपके हीरो निकल के आते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के हीरो। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये भी पूछा जा चुका है कई बार, एम स्वामीनाथन, और इनको अभी अभी क्या मिला है, पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न। तो डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, ऑब्वियसली चाहते थे इंडिया में कि बेसिक और हैवी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, ये करेक्ट है। एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर गुड सेक्टर, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड, नेशनल इनकम को रेज करना चाहते थे ताकि लिविंग स्टैंडर्ड को क्या किया जाए, रेज किया जाए लोगों की। तीस ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक्सपेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब आप आर एस शर्मा में, रमेश सिंह में पढ़ोगे तो वहां पर दिया गया है, आर एस शर्मा नहीं सॉरी, रमेश सिंह में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, कि जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि भाई जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, दीज आर दी टेम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, दीज आर दी टेम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑल्दो ये सारी चीजें नहीं हुई, उन पे उल्टा पैसा बहुत खर्च करना पड़ा सरकार को, लेकिन ये बोला जाता था कि ये एक्सपेंशन करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कि एक्सपेंशन ऑफ द कंज्यूमर गुड सेक्टर, इसका कोई भी रोल नहीं था। क्लियर। एक्चुअली इसको बनाया गया था डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूम करने के लिए और अपने प्रोग्रेस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेफरेंस ऑफ द अर्बन स्टेट इन इंडिया फ्रॉम सिरसा 6th century BCE। 6th century BCE की बात करें, जब महाजनपदाज एग्जिस्ट में आए थे।
इस क्वेश्चन में आप देखोगे ऑल ऑफ देम डेवलप अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ महाजनपदा, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, अर्बन सेंटर्स की बात कर रहा है भाई, कि जो अर्बन सेंटर्स थे वो कहीं ना कहीं जो उनकी कैपिटल होती थी महाजनपदास की, उससे दूर डेवलप किए जाते थे। इट इज नॉट करेक्ट। जनरली देखा गया था कि मगध की जैसे कैपिटल है पाटलिपुत्र, तो उसी के आसपास आपको, सॉरी, ऑल ऑफ देम डेवलप अवे फ्रॉम द कैपिटल महाजनपद, ऑब्वियसली इट वाज करेक्ट कि जो पाटलिपुत्र थी वो कैपिटल उसकी बिहार में थी, जबकि सुवर्णगिरी, तोसिली, उज्जैन, दीज आर दी अर्बन सेंटर्स ऑफ द मगध एम्पायर। तो दूर दूर इनके अर्बन सेंटर्स को डेवलप किया जाता है। ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ महाजनपदास। मेजर टाउन वर लोकेटेड अलोंग द रूट ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी, आपको देखने को मिल जाएगी कि मेजर टाउन उनके होते थे अलोंग द रूट ऑफ द कम्युनिकेशन। मैनी वर बिल्डिंग सेंटर कमर्शियल कल्चरल एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड सेंटर्स बनाए। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 123 क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन आर इन संस्कृत। एक्चुअली में दिस स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देख सकते हो इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि स्टोन पर, मेटल पर, पॉटरी पर। यूजुअली वो रिकॉर्ड करते थे अचीवमेंट्स को, किसी राजा की बैटल्स को, वॉर्स को, उनकी एक्टिविटीज को, उनके आइडियाज क्या हैं, जैसे कि धम्मघोष फ्रॉम द अशोका। इन सब को क्या किया जाता था, कमीशन किया जाता था ऑन द कार्व्स ऑफ स्टोन। अब यहाँ पर देखा गया है, नीचे आप पढ़ोगे कि द अर्ली इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द प्राकृत, ये नेम ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत में लिखे गए थे। यूजुअली ये लाइन आपको, एक और लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, वहां पर लिखा गया है कि इट वाज अंडरस्टैंड दैट, कि ये समझा जाता था कि जनरली द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन संस्कृत, बट एक्चुअली दीज वर इन द प्राकृत। So the first statement is wrong, absolutely wrong. The Kharoshthi script used in the inscription in the northwest and was deciphered with the help of the coins of Indo-Greek kings who ruled over the areas. यहाँ पर आप देखोगे कि most प्राकृत inscriptions were written in the Brahmari script. However, some in the northwest में आपको written मिलेगी in the Kharoshthi script. Kharoshthi script में मिलेगी, और the Aramaic and the Greek script were used in the inscription of Afghanistan. अफगानिस्तान में आपको अरमेक देखने को मिलती है, जहाँ आपको ग्रीक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। जो ग्रीक और इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उनकी कॉइन्स हेल्प करते हैं उसको डेसिफर करने में। तो आई थिंक खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी, ये सही है कि वो नॉर्थ वेस्ट में पाई गई थी, लेकिन डेसिफर इंडो ग्रीक किंग्स के कॉइन से नहीं की गई थी। दैट वाज दी अरमेक, अरमेक एंड ग्रीक, जो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Most of the inscription mentioned grand unique events and the routine agriculture practice do not find mention. यहाँ ये भी बोल रहा है कि भाई इंस्क्रिप्शन पर मेंशन नहीं होता था यूनिक इवेंट, रूटीन एग्रीकल्चर, इनको प्रैक्टिस को मेंशन नहीं किया जाता। जबकि यहाँ नॉर्मली देख चुके हैं कि यूजुअली रिकॉर्ड करते थे अचीवमेंट्स को, एक्टिविटीज को, आइडियाज को, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करते थे, मेंशन कर देते, चाहे वो ग्रांड हो, यूनिक इवेंट्स हो, उनको क्या कर देते वहाँ पर मेंशन किया जाता। सो नन शुड बी द आंसर फॉर दिस, रेस्ट इज डिपेंड ऑन द यूपीएससी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी आंसर की अभी भी प्योरली राइट नहीं है। मैं जितना यहाँ पर हो सकता है आपके लिए सोर्सेस के थ्रू बताता जा रहा हूँ कि कौन सा सोर्स इसको फुलफिल कर रहा है उसके स्टेटमेंट, और अपनी नॉलेज के बेसिस पर जितना मैंने पढ़ा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन। फर्स्टली आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज पासेस थ्रू फ्रॉम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट इट इज ए जिगजैग लाइन, ताकि प्रिवेंट किया जा सके टाइम कंफ्यूजन। इट इज ऑन 180 डिग्री, यहाँ पर 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में इंटरनेशनल डेट लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन पर अगर टाइम 2 फरवरी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा 3 फरवरी, बिकॉज ईस्ट में जाने पर टाइम बढ़ता है। जैसे जैसे ईस्ट में जाते चलते हैं 180 डिग्री पर जाकर पूरे 12 घंटे चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2 फरवरी की जगह आपको 3 फरवरी देखने को मिलता है।
अब जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ चलते जाते हैं तो यहाँ पर वेस्ट आ जाता है, और वेस्ट में पूरे 12 घंटे कम होने की वजह से यहाँ पर आपको 1 फरवरी देखने को मिलती है। इस वजह से बोला जाता है कि ऑन इंटरनेशनल डेट लाइन व्हेन वी गो टुवर्ड द ईस्ट द 1 डे विल लूज, एक दिन कम हो जाएगा। इन द वेस्ट 1 डे विल गेन फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन, ओके, नॉट फ्रॉम द ग्रीनविच लाइन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इट इज अ रफली 180 मेरिडियन विच deviates slightly east and west to avoid land area surrounded by the Atlantic Ocean। पहली बात तो भाई यहाँ पर पहले ही ये गलती कर दी, अटलांटिक ओशियन में नहीं है, ये पैसिफिक ओशियन में है, 180 डिग्री मेरिडियन पर है, और सराउंड करती है ईस्ट वेस्ट को, ताकि वो अवॉइड हो वहां पर टाइम कंफ्यूजन। दूसरा स्टेटमेंट है द डेट ऑफ द ईस्ट ऑफ दिस लाइन, the date of east of this line is earlier than to the west। ये पहले आ जाएगी इससे, यानी कि 1 फरवरी पहले आ जाएगी 3 फरवरी से, यानी कि इट इज द अर्लियर देन टू द वेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर भाई मैं ऑरोराज की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ऑरोराज के बारे में, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। ये क्या होता है, ये एक्चुअली में एक फिनोमेना होता है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जो सोलर विंड्स आती हैं, वहां पर जो दो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनसे टकराती हैं। उनसे टकराने के बाद वहां पर आपको स्नो भी देखने को मिलता है, तो वहां पर एक डिस्प्ले होता है कलरफुल लाइट का, जिसकी वजह से जो आसमान होता है वो प्रॉपरली कलरफुल हो जाता है। दिस इज नोन एज द ऑरोरास। स्टेटमेंट दिया गया कि द सोलर विंड अपॉन द रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड टू मैग्नेटिक पोल, और एक कलरफुल डिस्प्ले होता है लाइट का सीन इन द नाइट स्काई, राइट। द पार्टिकल इंटरेक्ट विद द डिफरेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिफरेंट गैसेस से टकराते हैं और हर गैस क्या करती है वहां पर पर्टिकुलर कलर को ग्लो करती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल्दो दीज आर द जनरल स्टेटमेंट, सो दिस इज देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल इन दीज स्टेटमेंट्स। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल्दो अगर किसी को नहीं भी पता हो तो वहां पर आप इस तरीके से लगा सकते थे कि ऑरोरा वाज कैप्चर्ड इन द नाइट स्काई इन इंडिया बाय द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट द हेनले लद्दाख। जब लद्दाख की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिस इज द सिमिलर सिचुएशन एज, जैसे कि पोल पर सिचुएशन होती है, दैट इज द सिमिलर सिचुएशन ऑफ द लद्दाख। स्नो होता है, उसकी वजह से वहां पर जैसे ही एंटर करती है तो वहां पर डिफरेंट गैसेस की वजह से, स्नो की वजह से वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑरोराज देखने को मिलता है। So all three statements are correct. So answer should be D for this question. Next question की बात करते हैं 131, which of the following statement are correct? So first statement is British trade surplus with India in the 19th century mean that the value of British export to India was much higher than the value of British import to India। कि भाई जो ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया से, यानी कि जो सामान लेता था इंडिया से, वो कम था जितना वो एक्सपोर्ट करता था, यानी कि एक्सपोर्ट हायर था रेदर देन दी इंपोर्ट। कौन सी सेंचुरी की बात कर रहा है, 19th सेंचुरी की बात कर रही है, जब ब्रिटेन में क्या चल रहा था दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, उनकी कंपनीज यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर वहां पर प्रॉपरली कॉटन जो क्लोथ्स होते थे उनको बनाते थे। और अब देखा गया 19th सेंचुरी में कि वहां पर ट्रेड सरप्लस होने लगा। धीरे धीरे जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे, ब्रिटेन एक्सपोर्ट थे टू द इंडिया, वो ज्यादा होते गए फ्रॉम द इंपोर्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ऐसा नहीं दिया है इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, आप झट से आपने देखा और स्टेटमेंट पकड़ लिया और पहचान लिया। यू हैव टू रन योर माइंड, you have to hard work for that particular statement to find out the answer. Second statement, India played a crucial role in the late 19th century world economy by helping Britain balance its deficit। इंडिया प्ले करता है एक क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंसिंग इट्स डेफिसिट। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई होता था, जिसकी वजह से ब्रिटेन अपने कहीं ना कहीं जो डेफिसिट था उसके उसमें हेल्प हुई, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ट्रेड सरप्लस में पहुंच गया।
So this is also correct. Britain grew opium in India and exported it to the China. Therefore, for a while after the 1820s, opium became India's single largest export. It is also correct. The 19th century was export of Indian raw material decline and that of the manufactured goods increase. दिस स्टेटमेंट आई थिंक रॉ मटेरियल डिक्लाइन नहीं हुए थे. एक्सपोर्ट 19th century, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल डिक्लाइन एंड दैट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंक्रीज. नहीं, अभी तक इंडिया में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था कि वहाँ पर रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को कम किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग होने लगे गुड्स की. आई थिंक 1 2 3 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Come to this question. First coins in the Indian history bearing the names or image of the rulers were issued by. किसके द्वारा किए गए थे जिन पे नेम और इमेज लिखी हुई थी रूलर्स की. तो लिटरली ये इजीली वे में एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन किया गया था. फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड द इमेज ऑफ द रूलर्स वर इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक्स. यहाँ पर आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. ये किनसिप वाले चैप्टर में आपको सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में आपको देखने को मिलता है. History of class 12th, theme 1. Second question, the social theorist in the 19th century और 20th century में emphasize कर रहे थे emergence of industrialization emerge हो रहा था भाई, urbanization हो रहा था, secularization हो रहा था, bureaucratization हो रहा था. यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, अर्बन सेंटर्स बढ़ रहे थे, धीरे धीरे लोगों में टॉलरेंस बढ़ रही थी टुवार्ड द रिलीजन्स. तो ऐसा नहीं था, सेकुलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पर. ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे थे. इट वाज इन द 15th सेंचुरी. क्लियर. ब्यूरोक्रेटाइजेशन, धीरे धीरे गवर्नमेंट बनती जा रही थी और जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंट रोल होता चला जा रहा था. तो फ्यूडलिज्म, इट इज करेक्ट. इनकरेक्ट. फ्यूडलिज्म क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूडल सिस्टम होता है, जो किसान होते हैं उनके ऊपर जो फ्यूडलिज्म होता है वहां से टैक्स रेवेन्यू को कलेक्शन करना फ्रॉम दी फार्मर्स और उनको ऑपरेस करना, जिनको हम क्या बोलते थे, फ्यूडल्स बोलते थे. तो फ्यूडलिज्म मीन्स सामंतवाद बोला जाता है. ठीक है ना. तो इट इज इनकरेक्ट. किंगशिप, किंगशिप तो वैसे ही नहीं होगी ऑब्वियसली. ब्यूरोक्रेटाइजेशन, सेकुलराइजेशन, these terms was not assimilated with the kinship, क्योंकि जनरली वहां पर रिलीजन्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाता था. ब्यूरोक्रेटाइजेशन का इतना रोल नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना जबरदस्त नहीं था. मेडवेलिज्म तो बिल्कुल अलग ही टर्म है, मध्यकालीन वाली चीज. तो क्या हो रही थी दोस्तों, वहां पे मॉडर्निटी बढ़ रही थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मॉडर्निटी बढ़ रही थी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ रहा था. सो द ए आंसर शुड बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 135. मॉडर्न हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन देखने को मिला. इट इज आल्सो गिवन इन द स्पेक्ट्रम, दैट इज फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, राजीव अहीर. मैं रिकमेंड करूंगा इस बुक को तो नॉर्मली आपको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, थीम्स को. और इस बुक को तो आपको पढ़ना ही चाहिए फॉर एनडीए स्टूडेंट्स. मैं रिकमेंड करूंगा. बाकी सीडीएस के लिए अगर हो सकता है तो मैं वीडियो बना दूंगा. जनरली आप उपिंदर सिंह को अगर टाइम है तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए भाई, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं सीरियस. क्लियर. फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, लॉन्च ऑफ द नॉन. यहाँ पर क्या करना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना दोस्तों, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पुराना और फिर उसके बाद धीरे धीरे कौन सा होता चला गया. ओके. तो लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट वाज इन 1921 अप्रोक्सीमेटली 20, यानी कि अगस्त के महीने में कह सकते हो शुरुआत हुई. 21 पे ये बिल्कुल अपने पीक पर था. ओके. उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, यानी कि इससे थोड़ा पहले खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद दोनों को ही साथ ही लॉन्च किया जाता है, खिलाफत मूवमेंट को और उसके साथ साथ उसी में एसिमिलेट कर दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को. सो इट वाज समवेयर इन जून 1920. रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग. भाई पहले जो रॉलेट एक्ट आता है उसको जो ब्लैक एक्ट बोला जाता है कि भाई ये काला कानून है, इसकी वजह से बिना कोई भी इंक्वायरी के 2 साल तक, 2 महीने तक, 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था. तो ये सारी चीजें रॉलेट एक्ट में दी गई थी. तो दैट वाज नोन एज दी ब्लैक एक्ट. तो पास जो हुआ था रॉलेट एक्ट, उसी के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, जलियांवाले बाग में मीटिंग होने लगी और उसमें आकर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी.
तो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, दैट वाज हैपेंड आफ्टर द पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आएगा पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है 3-4, उसके बाद होता है आपका ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और आफ्टर दैट लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कमिंग द लास्ट फेज। So the option B should be the correct answer for this question 3-4-2-1. Come to the next question 136, that the sum points for this question has been given in the theme 2 of the class 12th. So here we have to seek the answer. So Upari, Pattadar and the Mirasidar Inam lands, these terms are, what are the descriptions of these terms? So first of all we have to see Inam lands were called those lands which were gifted for others for the revenue purpose. तो यहाँ पर सीधा सीधा इनाम लैंड्स को तो यहाँ से आप लगा सकते थे फॉर द फ्री गिफ्ट ऑफ लैंड्स एंड द लैंड ऑफ द रेवेन्यू। Come to the next question, next statement, that is patta. Patta means that was the land, ठीक है ना? That was the sorted land that was distributed for the farmers. So pattadar, it was the category, it is the peasants directly responsible for the payment revenue, यानी कि जो पट्टेदार होते थे, these are also as similar as जमींदार। जो जमींदार होते थे, बरगादार होते थे, उनकी ही तरह पट्टेदार होते थे, यानी कि जिनके पास जमीन होती थी, टैक्स कलेक्शन करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे फ्रॉम द पीजेंट्स, दीज आर नोन एज जमींदार। पट्टा मीन्स ऑल्सो जमीन होती है, यानी कि ये कह सकते हो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लैंड। तो पट्टेदार भी सेम ही काम करते थे एज जमींदार। तो बी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 3। बी टू द 1 एंड डी टू द 3। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मिरासीदार यानी कि कोई ना कोई पोस्ट हेल्ड कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है जहाँ पर पोस्ट हेल्ड हो रही है भाई? कैटेगरी टीनेंस टेन्योर हेल्ड अंडर द मराठास। दूसरा बोल रहा है को पेरेंसरी पार्सिलरी लिटिल होल्डर एंड द डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर इन द सदर्न इंडिया। तो यहाँ पर जो कोई ना कोई एक जो पोस्ट दिख रही है वो कौन से में दिख रही है? फोर्थ में, कि जिनको एक पेयर होता है जब सदर्न इंडिया में जो इस टाइटल को होल्ड करता है, ठीक है। सो द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लॉजिकली भी बहुत सारे आंसर्स को निपटा सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस के लिए कोई अलग अलग बुक को ही प्रेफर करना पड़ेगा कि नहीं नहीं इस बुक के लिए हमें इधर भागना है, इस बुक के लिए हमें इधर भागना है, ऐसा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजयनगर किंग कृष्णदेव राय एक्सपेडिशन आर करेक्ट? तो कृष्णदेव राय के बारे में ब्यूटीफुली मेंशन किया गया है इन द थीम 2 ऑफ क्लास 12। थीम 2 से बहुत सारे क्वेश्चन आए दोस्तों, प्लीज रिमेंबर एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली कर लीजिए। कृष्णदेव राय रूल वाज करेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन के उनके रूल को जाना जाता है भाई। उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में आपको रिचर दोआब मिलेगा, उसको एक्वायर्ड किया था इन द 15-12 सेंचुरी में। यही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और किससे किया था? द रूलर ऑफ द उड़ीसा को सबड्यूड किया था इन द 1514, और उसके साथ साथ सेवरल डिफीट्स इन्फ्लिक्ट की थी ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर, इनको भी हराया था इन द 1520। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। इन 1520 ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रैचुर फ्रॉम द इस्माइल आदिल खान। इस्माइल जो आदिल खान थे, who was the ruler of या सुल्तान ऑफ बीजापुर, कौन थे? मोहम्मद या इस्माइल आदिल खान, आदिल खान, ठीक। इन्हीं के टाइम पर जो गोवा था 1510 में पुर्तगीज ने भी कैप्चर किया था। ओके, कम टू दी फर्स्ट कि अर्ली ईयर्स में उसके रीन के में उन्होंने मार्च किया था अगेंस्ट द रूलर ऑफ उड़ीसा, और 1514 में यहाँ पर लिख रहा है रूलर ऑफ उड़ीसा वो सबड्यूड। थर्ड स्टेटमेंट ऑफ कृष्णदेव राय रिस्टोर्ड सुल्तान महमूद शाह टू पावर एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ यवन राज्य स्थापना आचार्य। यवन राज्य स्थापनाचार्य मतलब कि यवन राज्य की स्थापना करने वाला, द एस्टाब्लिशर ऑफ यवन किंगडम के नाम से इनको टाइटल अज्यूम किया गया। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन सी हियर he was known as the establisher of Yavan kingdom. So all three options are correct in this particular question.
So C option will be correct. Come to the next question 148, which one of the following statement regarding the neap tide is are correct? neap tide, सबसे पहले तो आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि दो तरीके की टाइड होती है। पहली भाई स्प्रिंग टाइड, दूसरी होती है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में नॉर्मली जो सन होता है, मून होता है, और जो अर्थ होती है, इट इज इन द कोइंसाइड पोजीशन, बिल्कुल सिमिलर पोजीशन में होते हैं, ताकि अर्थ पर सन और मून अपना ग्रेविटेशन एक्सर्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग टाइड बनती है। और स्प्रिंग टाइड जनरली आर दी हाई टाइड्स। नीप टाइड में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाती है कि अर्थ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट किया जाता है बाय दी सन एंड मून, बट ये कैसी पोजीशन में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको काउंटर कर देते हैं, और जो टाइड देखने को मिलती है दिस इज लो टाइड, दैट इज नोन एज द नीप टाइड। और ये हर 15 दिन में, हर एक वीक में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि it occurs every 14 to 15 days, which coincide with the first and third quarter of the moon. It is correct. This tide has a small tide range because the gravitation force of moon and sun are in the quadrature. Quadrature means in the longitudinal position. Clear? I think first option, the more than twice as the okay. First option should be incorrect because every 14 to 15 days की जगह यहाँ पर 7 days होना चाहिए था। every 7 days में वहां पर क्या देखने को मिलती है, एक नॉर्मली नीप टाइड, देयर इज ए 7 day इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड द नीप टाइड। ओके, नो 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 नो, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड में 7 दिन का अंतर होता था, जब बल्कि इन एवरी नीप टाइड, हर एक नीप टाइड के बीच में 14 से 15 दिन का अंतर। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज बाय दिस स्टेटमेंट। एक्चुअली ये बता रहा है 7 days इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग एंड द नीप। यहाँ पर बोल रहा है इट अकर्स एवरी 14 to 15 days ऑफ। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक इज आर करेक्ट? ये क्वेश्चन भाई एनडीए पूछता है अर्थक्वेक से रिलेटेड, सो बी कॉशियस कि आपको अर्थक्वेक पढ़ के ही जाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थ शेक कैसे करती है, बिकॉज रिलीज होती है एनर्जी फ्रॉम ए फॉल्ट। जैसे कि यहाँ पर एक, अगर मैं रॉक की बात करूं, यहाँ से फॉल्ट क्रिएट हुआ, यहाँ से फॉल्ट क्रिएट होने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर से क्या करने लगती हैं, स्लाइड करती हैं। तो यहाँ पर जो फॉल्ट क्रिएट हुआ था वहां से एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों, और ये एनर्जी मूव करती है इन द ऑल डायरेक्शंस में। दिस कॉजेज ए रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी वेव ट्रेवल इनटू द ऑल डायरेक्शंस में, ये एनर्जी रिलीज होती है। और जो पॉइंट जहां पर एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, फोकस बोला जाता है, जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है। उसी को हम एक और नाम से बोलते हैं हाइपोसेंटर। दूसरी चीज, जो ये हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर जो आपको पॉइंट मिलेगा, अगर यहाँ पर हाइपोसेंटर है, यहाँ से ऑल डायरेक्शंस में जो वेव्स जा रही हैं, तो इसके जो जस्ट ऊपर जो पॉइंट मिलेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज नोन एज द एपीसेंटर। और यही आपके एग्जाम में इन्होंने पूछा हुआ है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर इन द अर्थक्वेक। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, या फिर कह सकते हो डायरेक्टली अबव ऑफ द फोकस, इज नोन एज द एपीसेंटर। इट इज पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। अर्थक्वेक जनरेट द प्राइमरी विंड्स, ऑब्वियसली सेकेंडरी वेव्स दोनों को ही जनरेट करता है, और दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस, और जो रेडिएट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द आउटवर्ड ऑफ द फोकस। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज, और जो सैलो फोकस होते हैं वो अर्थक्वेक rather than the shallow focus। यहाँ पर आप देखो shaded belt showing the another area concentration coincide with the alpine Himalaya system, rim Pacific Ocean। in general जो फोकी होती है earthquake की in the area of the mid oceanic ridge at a shallow depth पर होती है, wherein जो हिमालयन बेल्ट्स में आपको जो बड़े बड़े भूकंप देखने को मिलते हैं, these are the deep seated ones। और जो deep seated होते हैं दोस्तों, वो more डैमेज करते हैं rather than the shallow focus। तो obviously three statements, all three statements are correct. So option D will be the correct answer for this question. This is the last question which we will discuss.
आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए उनके ना तो मुझे ज़्यादा सोर्स मिले, हालांकि मैं उनको बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि सोर्स और देना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से छूटे हुए हैं। तो उनके लिए आई विल ट्राई कि मैं ग्रुप में डाल दूं, उसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो आप, @UPSC डायरेक्शन। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर इसी की वीडियो की PDF भी को प्रोवाइड हो जाए। कम टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग एयर टेम्परेचर इज आर करेक्ट। एयर टेम्परेचर यहाँ क्लास 11th फिजिकल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के 9th चैप्टर में आपको ये सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे कि एयर टेम्परेचर मेजर किया जाता है एट ए स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। इट इज करेक्ट। ग्राउंड सरफेस से 1.2 मीटर की हाइट पर आपको टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड हाइट होती है ग्राउंड सरफेस से। दूसरा कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट इज टर्म्ड एज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट। तो लैप्स रेट किसको बोला है इसने, कि नॉर्मली जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, इंक्रीजिंग एलिवेशन, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है विद द हाइट इज, तो इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट। So both statement are correct for this question. So these are the answers for all these questions. This is from the various sources, और मेरे खुद की स्टडी से मैंने जितना आपको बता पाया हूँ, these all are the answers for this question. So आप इससे बहुत हद तक अपनी आंसर की को मिला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली मैंने जिस हिसाब से फॉलो किया है रिसोर्सेज को और उसके साथ साथ अपनी खुद की नॉलेज को, तो वहां पर जितना मेरा शॉर्ट एनालिसिस हो पाया है उसके बेसिस पर यहाँ पर बताया। बाकी की वीडियो आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।